शर्मा सर, अब पुस्तकालय बंद होने वाला है, आप घर जाइए। मोहन जी, बस 10 मिनट, ये कहानी खत्म होने वाली है। और फिर 10 मिनट बाद, शर्मा सर, मुझे भी खाना बनाना है, अब जाइए। मोहन जी शर्मा जी को बोले। मोहन जी, बस 10 मिनट और। शर्मा जी ने तो हद कर रखी है, ना भूख ना प्यास, बस ढूंढ ढूंढ कर किताबें पढ़ते रहते हैं। मोहन जी बड़बड़ाते हुए बोले। मोहन जी जो पुस्तकालय का देख रेख करते थे, शर्मा जी के नजदीक आते हैं और किताब देखकर कहते हैं, ये क्या उठा लिया आपने सर? मोहन जी की आंखें चौंधिया गई उस किताब को देखते ही। इसे तो मैंने छुपा दी थी, लाइए मुझे दीजिए। और मोहन जी ने शर्मा जी से किताब झपट ली। सर माफ कीजिएगा, पर यह किताब मैं आपको नहीं दूंगा। देखिए मोहन जी, इस किताब की अंतिम घटना पढ़ रहा हूं, मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी, आप किताब वापस करो। शर्मा जी रौबदार आवाज में बोले, नहीं, मैं नहीं दूंगा, आप जाइए यहां से। मोहन जी रोष में बोले। जबकि वह बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। यही हाल शर्मा जी का भी था। वह मोहन जी को आंख दिखाते हुए बोले, सीधी तरह से किताब वापस करिए मोहन जी, अब बहुत हो गया, मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। आपको जो मन में आए करिए सर, पर फिलहाल यहां से जाइए। मोहन जी गुस्सा दिखाते हुए बोले, सराफत की भी हद होती है। शर्मा जी बौखला गए और पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने टेबल पर रखा हुआ कांच का पेपर वेट उठाया और मोहन जी के सिर पर दे मारा। तड़ाक! मोहन जी की चीख निकल गई, वह छटपटा कर गिर पड़े। शर्मा जी ने उनके हाथ से किताब लेना चाहा, परंतु उस हालत में भी मोहन जी ने किताब छोड़ा नहीं और फिर शर्मा जी ने उसी पेपर वेट से दोबारा हमला कर दिया। तड़ाक! 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 मोहन जी की कुछ ही पलों में जान चली गई और शर्मा जी ने उनके हाथ से किताब ले लिया। उनके चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे और होठों पर कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने एक हत्या की थी, पर उन्हें इस बात की जरा सी भी चिंता न थी। वो किताब लेकर मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठे और किताब का वह पन्ना ढूंढने लगे जहां पर पढ़ना बंद किया था। करीब आधा घंटा वह पन्ने पलटते रहे, पर उन्हें पहले का पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं मिला। पूरी किताब कोरी थी। किताब के पहले पेज पर लिखा था, किस गांव में आपका स्वागत है। अब यदि किताब कोरी थी तो अब तक शर्मा जी क्या पढ़ रहे थे? किताब में बस थोड़ा सा आगे लिखा था, आपको इस गांव की कहानी लिखनी है, आपकी जुबानी। आपने जितना भी पढ़ा है उतना लिखिए और बाकी की कहानी गांव में जाकर पता चलेगी। अधूरा छोड़कर जाने की कोशिश करना भी मत, नहीं तो आपकी पूरी पीढ़ी शापित हो जाएगी। आपके सामने टेबल पर एक कलम पड़ी है, उसी से लिखिए। किंतु एक बात याद रहे, कहानी आपको उसी गांव में जाकर लिखना है। शर्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने मोहन जी को देखा और चिल्लाने लगे, मैंने खून कर दिया, मैं कातिल हूं, और वह वहां से भागने लगे। भड़ाक! पुस्तकालय का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह हवा में उछलते हुए टेबल के पास गिरे। उनके हाथ से किताब टकराई और किताब खुल गई। उन्होंने खुले हुए पेज पर कुछ शब्द लिखा हुआ पढ़ा, भागने से कोई फायदा नहीं, यहां से सीधा इस गांव को निकलिए और इसी किताब में कहानी को पूरा कीजिए। शर्मा जी अब बिल्कुल सामान्य हो चुके थे। ऐसा लग रहा था उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वह वहां से निकलकर शहर के बस अड्डे पर गए और वहां उन्होंने एटीएम से कुछ पैसे निकाले और एक बस में बैठ गए। कुछ देर बाद बस चलने लगी। पूरे बस में वह अकेले ही थे। रात हो चुकी थी, बस चले जा रही थी, बिना कहीं रुके। फिर अचानक एक जगह बस रुकी और बस कंडक्टर ने आवाज लगाई, साहब ग्राम आ गया। शर्मा जी बस से उतरे और बस अंधेरे में गायब हो गई। शर्मा जी को एक शिलालेख दिखाई दी जिस पर लिखा था, ग्राम में अभिनंदन है। वह गांव में घुसने लगे। उन्हें वहां तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी थी, हमें बचाइए,
हम शापित है, ये पूरा गांव शापित है। हमारी मदद कीजिए, आप ही हमें बचा सकते हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। शर्मा जी के चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी, फिर वह चिल्लाकर बोले, नामुरादों, ऐसा क्या किया जो शापित हो गए? बताओ हमें, मैं जानना चाहता हूं। शर्मा जी गांव में घुसते गए। उस गांव के सभी घर खंडहर में बदल चुके थे, बड़े बड़े विशाल पेड़ सूख कर कांटा हो चुके थे। गांव की गलियां चौड़ी चौड़ी थी और बहुत साफ सुथरी भी। शर्मा जी एक उचित जगह देखकर अपना आसन लगाना चाहते थे, किंतु उन्हें सही जगह नहीं मिल रही थी। क्या आप चोटी काका के चौपाल पर बैठोगे? शर्मा जी को एहसास हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा उनके साथ चल रहा है। शर्मा जी हाँ में सिर हिला दिए और उस अदृश्य बच्चे के साथ चौपाल की तरफ चल दिए। चौपाल पर पहुंचने के बाद लड़का बोला, अब आप हमें शाप से मुक्ति दिलाइए। लड़का मुस्कुराते हुए गायब हो गया। शर्मा जी अब आराम से बैठ गए। उनकी आंखों के सामने सब कुछ एक चलचित्र की तरह दिखने लगा और वह किताब खोलकर बैठ गए। कहां से शुरू करूं? बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहानी शुरू की। मरुराज रियासत के राजा सूर्यसेन बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली राजा थे। अंग्रेजी हुकूमत की पूरे देश में बोलबाला थी, किंतु मरुराज ही एक ऐसा रियासत था जहां अंग्रेजी सरकार ने अपना कब्जा नहीं जमाया था। उसका बस एक ही कारण था, सूर्यसेन की ताकत और उनकी दरियादिली। उनकी अंग्रेज कप्तान रिचर्ड से दोस्ती भी थी, पारिवारिक रिश्ता सा बन गया था। मरुराज रियासत का हर एक गांव अपने राजा के अधीन बहुत खुशनसीब समझता था, किंतु एक गांव था देवपुरा जो रातों रात मरुभूमि में तब्दील हो गया। प्रकृति का कहर ऐसा बरसा उस गांव में कि बहुत से लोग मरुभूमि में दबकर मर गए। सब कुछ तबाह हो चुका था। राजा सूर्यसेन ने दूसरे दिन ही एक सुंदर सी जगह पर उन सभी गांव वालों को बसाने का निर्णय लिया और रियासत के सभी शिल्पकारों को बुलाकर गांव बनाने का हुक्म दिया। गांव बनने लगा, पर किसी को इस बात का पता नहीं था कि उस गांव में मरे हुए लोगों की रूहें भी भटकती हुई यहीं आ गई थी। गांव का निर्माण हुआ, कुएं बावड़ी भी खुदवाए गए, पूजा पाठ भी हुआ और उस दिन राजा सूर्यसेन और उनके अंग्रेज दोस्त रिचर्ड भी आए थे। गांव का नाम रखा गया मरुग्राम और फिर बहुत हंसी खुशी से उस गांव में लोग रहने लगे। राजा सूर्यसेन का सेनापति था बलजीत सिंह। उसकी नजर उस गांव की लड़कियों पर थी। गांव हरा भरा था और लड़कियां जब भी खेतों पर जाती, सेनापति किसी न किसी बहाने से उधर आता और कुछ को राजसी लालच तो कभी कुछ को चुपके से उठवा लेता था। जब गांव से 2-3 लड़कियां गायब हुई तो गांव वालों ने राजा को खबर की, पर किसी को यह नहीं पता था कि यह काम सेनापति का ही है। राजा ने अपने सेनापति बलजीत सिंह को वहां भेजा और कहा कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता तुम उसी गांव में रहो और लड़कियों की रक्षा करो। सेनापति को तो जैसे मुहमांगा इनाम मिल गया हो, वह उसी गांव में रहने लगा और अब तो उसके लिए लड़कियों को गायब करना और भी आसान हो गया था। एक शाम सेनापति ने एक लड़की को अपने पास बुलाया और वह लड़की आई भी, सेनापति के मोहपाश में फंसती चली गई। उस लड़की ने सेनापति को मदिरा पिलाई और मदिरा पीते ही सेनापति के गले में जोर का दर्द उठा। उसने अपना गला पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगा। लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या हो रहा है मुझे? मैं अपना ही गला दबा रहा हूं। नहीं नहीं बचाओ, तुमने क्या पिलाया मुझे? लड़की हंसते हंसते खूंखार हो गई और सेनापति के जबड़े को पकड़कर बोली, तूने बहुतों को लूटा, अब तेरी बारी बलजीत। फचाक। अपने नुकीले नाखून उसने बलजीत की आंखों में घुसा दिए। बचाओ। बलजीत सांड की तरह डकारने लगा। बलजीत की आंखों से खून के फव्वारे छूटने लगे, उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगीं और वह तड़प तड़प कर मर गया। वो लड़की आजाद थी, पर उसके अंदर खतरनाक रूहों की आत्मा थी। सब कुछ अच्छा होते हुए भी जब किसी के दिमाग पर काल सवार होता है तो वह बुद्धिहीन हो जाता है, और उस गांव में वही शुरू हुआ। अब गांव में ये भ्रांतियां फैल गई कि लड़कियों पर काले रूहों का साया है, पर गांव में अब लड़कियां थी कहाँ? जितनी छोटी लड़कियां थी उन सभी पर चुड़ैलों का वास था। वो बीमार रहने लगीं और गांव वाले झाड़ फूंक करके उन्हें ठीक करने में लगे रहे।
पर धीरे धीरे लड़कियों की आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया। गांव वालों को लगने लगा इस गांव में लड़कियों का रहना एक शाप है। इस वजह से उनके घरों में जब भी कोई लड़की पैदा होती वह उसे बड़े ही अजीब तरह से पूजा पाठ करके उसे मार डालते। घम धम घम धम घम धम ढम धम ढोल नगाड़े बज रहे थे। शाम का समय था और गांव वाले गाजे बाजे के साथ एक टोकरी में एक बच्चे को कपड़े में ढक कर तालाब की तरफ जा रहे थे। तालाब के नजदीक पहुंचने के बाद लोग नारे लगाने लगे, देवी माता की जय, देवी माता की जय। तभी उधर से कप्तान रिचर्ड गुजर रहे थे और आवाज सुनकर तालाब की तरफ आने लगे। तब तक गांव वालों ने उस जिंदा बच्ची को एक गड्ढे दफनाने के लिए डाल चुके थे। वो बच्ची चींख चींख कर रोने लगी। भागो, कोई अंग्रेज आ रहा है। तभी एक आदमी बोला, नहीं, हम क्यों भागेंगे, हम डरते हैं क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गांव वाले चुप रहे। वो कप्तान के सवाल का जवाब नहीं दिए। मैं कुछ पूछ रहा हूं, रिचर्ड दांत पिसता हुआ बोला, और जब नजदीक आकर देखा तो उसकी सांस अटक गई। गुस्से में पागल हो गया वो। बेवकूफों, जिंदा बच्ची को गड्ढे में दफना रहे हो तुम, सब पागल हो। कप्तान साहब, आप हमारे राजा के दोस्त हैं, इसलिए हम चुप है। आप हमारे काम में दखल ना दें तो ही बेहतर है। बुझ दिलों। कप्तान ने अपनी जेब से बंदूक निकाला और गड्ढे से उस बच्ची को भी निकाला। खबरदार, जो तुम में से कोई भी मेरे पीछे आया तो। गांव वाले समझ चुके थे कि ये कप्तान अब राजा से हमारी बातें बता देगा और हम सब मारे जाएंगे। और ये कौन होते हैं? हमारी परंपरा में टांग अड़ाने वाले। फिर गांव वालों ने पीछे से रिचर्ड पर वार किया। कप्तान कराहता रहा। गांव वालों ने उसे पत्थर से पीट पीट कर मर डाले। कप्तान रिचर्ड मरते मरते एक श्राप दे गया, यदि मैं सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता हूं तो ये गांव वंशहीन हो जाएगा और एक भी पुरुष पैदा न हो इस गांव में। ऐसा श्राप देता हूं। रिचर्ड ने वही अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को उस गड्ढे में दफना दिया। ये बात राजा के कानों में दूसरे दिन ही पहुंच गई। राजा सूर्यसेन को बहुत क्रोध आया। रिचर्ड को मारकर गांव वालों ने अंग्रेजों से दुश्मनी मोल ले ली। अब राजा चाहे कुछ भी कर ले पर वह अंग्रेजी सरकार को तबाही करने से रोक नहीं सकता था। राजा उसी समय अपनी सेना के साथ मरुग्राम पहुंचा। अपने दोस्त को दफनाने के लिए उसने तालाब किनारे बड़ी सी खुदाई करवाई और उस खुदाई में मासूम बच्चियों की दर्जनों लाशें मिली। राजा ने कप्तान रिचर्ड की लाश को उसने वही तालाब पर दफन करवा दिया और क्रोध में वशीभूत उसने बहुत से गांव वालों को तालाब किनारे जिंदा शूली पर लटकवा दिया। गांव वालों को हिदायत दी कि अब यदि एक भी जिंदा लड़कियों को दफनाया गया तो मैं पूरा गांव ही तबाह कर दूंगा। उधर अंग्रेजी सरकार को रिचर्ड के बारे में पता चला तो वह राजा सूर्यसेन को पराजित करके मरुराज को अपने अधीन करने के लिए योजना बनाने लगे। गांव वाले कुछ दिन तक तो शांत रहे, पर जब उस गांव के हर घर में लड़कियां पैदा होने लगीं तो गांव वालों ने फिर उन्हें मारने लगे। बस मारने का तरीका उन्होंने बदल दिया। अब वह उन बच्चों को घर के अंदर ही मिट्टी के बड़े घड़े में पानी भर के उसमें जल समाधि दे देते थे और उस घड़े को तालाब किनारे गाड़ने लगे। इधर मरुराज पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया था, किंतु राजा ने उन्हें बुरी तरह परास्त किया। पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने राजा सूर्यसेन से पुनः संधि कर ली। मरुग्राम में मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ था। एक भी घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। काली चुड़ैलों की रूहों ने वहां के पुरुषों और नवयुवकों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई काली रूहों का शिकार हो जाता था। जब बच्चियों के मौतों के बारे में राजा को फिर पता चला तो उसने सेना को आदेश दिया और कहा कि गांव खाली करवा दो और सिर्फ मरुग्राम से ही नहीं उन्हें मरुराज रियासत से बाहर खदेड़ दिया जाए। सैनिकों ने रातों रात उस गांव को खाली करवा दिया और फिर इस गांव में सिर्फ नवजात रूहों का निवास है जो यहां रहती तो है पर किसी आने जाने वाले लोगों को परेशान नहीं करती। शर्मा जी मरुग्राम शापित गांव की कहानी को लिखकर किताब को बंद किया और मुस्कुराते हुए बोले, क्या कोई बिटिया है यहां जो मुझे एक गिलास पानी पिला सकती है? उसी दौरान वहां एक लड़की आई, उसके हाथ में एक मिट्टी के गिलास में पानी था। लड़की शर्मा जी से बोली, बाबा शुक्रिया, आपने हमारी कहानी को लोगों तक पहुंचाई, और फिर वह गायब हो गई।
शर्मा जी किताब लेकर उठ खड़े हुए और जहां उन्हें बस ने छोड़ा था वहीं पहुंच गए। बस उन्हें उस सुनसान जगह पर खड़ी मिली और वह बस में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह शहर पहुंचे और पुस्तकालय के दरवाजे पर दस्तक दी। नमस्कार सर। मोहन जी सामने खड़े थे और मुस्कुराकर बोले, क्या शर्मा सर, कल शाम को आप खाली कोरी किताब लेकर चले गए थे। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, ये किताब कोरी नहीं है मोहन बाबू, लीजिए और इसे किताबों के बीच रखकर पुस्तकालय की शोभा बढ़ाइए। मोहन बाबू मुस्कुराए और किताब को रैक में रखने के बाद स्टोर रूम में गए। जब वो वापस आए तो उनके गांठ में एक और सादी किताब थी।